नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे जिनेवा कन्वेंशन व रूस यूक्रेन युद्ध, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग, बच्चों पर कोरोना वायरस का प्रभाव तथा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में बनी झाड़ू। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 15 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं जेनेवा कन्वेंशन व रूस यूक्रेन युद्ध पर। 24 फरवरी से यूक्रेन पर रूस के सशस्त्र आक्रमण ने यूक्रेनी धरती पर शत्रुता में लगातार वृद्धि की है और कई मामलों में नागरिक बुनियादी ढांचे और गैर लड़ाकों को भी प्रभावित किया है। जैसे जैसे रूसी सेना राजधानी कीव की ओर बढ़ते हुए देश में आगे बढ़ रही है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ती देखी जा सकती है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके प्रशासन ने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी जिम्मेदारी से दृढ़ता से इनकार किया है, लेकिन जैसे जैसे नागरिक आबादी में हताहतों के सबूत बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया तेजी से जिनेवा सम्मेलनों को देख रही है, जो एक युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के मानदंडों को रेखांकित करने वाले सिद्धांतों के एक सेट के रूप में देखा जा सकता है। मूल रूप से जिनेवा कन्वेंशन के रूप में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे युद्ध काल के दौरान किए जाने वाले व्यवहारों के मानदंडों से संबंधित एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह 4 संधियों का एक समूह है जिसे 1949 में औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल भी शामिल हैं, जिनमें से पहले 2 को 1977 में औपचारिक रूप दिया गया था और तीसरा 2005 में स्वीकृत किया गया था। ये मूल रूप से किसी भी देश में चल रहे युद्ध में प्रभावित लोगों के मानवीय व्यवहार हेतु व्यापक रूप से स्वीकृत नैतिक और कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को संहिताबद्ध करता है। कन्वेंशन का फोकस गैर लड़ाकों और युद्ध के कैदियों के प्रति व्यवहार है और इसके संदर्भ में अलग अलग कन्वेंशन के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के प्रावधानों को देखा जा सकता है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि पहला जो जिनेवा कन्वेंशन है वह युद्ध के दौरान जमीन पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा करता है, जो मुख्य रूप से चिकित्सा और धार्मिक कर्मियों, चिकित्सा इकाइयों और चिकित्सा परिवहन को भी विस्तारित करता है। इन संगठनों के विशिष्ट प्रतीकों को पहचानते हुए सम्मेलन में 2 अनुबंध हैं, जिनमें अस्पताल क्षेत्रों से संबंधित एक मसौदा समझौता और चिकित्सा व धार्मिक कर्मियों के लिए एक आदर्श पहचान पत्र को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा जिनेवा कन्वेंशन है वह युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और जलपोत क्षतिग्रस्त सैन्य कर्मियों की रक्षा करने का प्रावधान करता है। इस सम्मेलन में अस्पताल के जहाजों और समुद्र के द्वारा चिकित्सा परिवहन को भी शामिल किया गया है, जिसमें उनके कर्मियों के उपचार और सुरक्षा पर विशेष टिप्पणियां भी शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको तीसरे जिनेवा कन्वेंशन के बारे में याद रखना है तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यह मूल रूप से युद्ध के कैदियों पर लागू होता है, जिनमें सामान्य सुरक्षा से संबंधित विस्तृत श्रृंखलाओं और उनसे संबंधित अधिकारों आदि को शामिल किया गया है, जिसमें प्रावधान किए गए हैं मानवीय व्यवहार पर, कैदियों के बीच रखरखाव, समानता पर, कैद की स्थिति, कैदियों की पूछताछ और निकासी के साथ ही उनके भोजन, दवाएं और साथ ही साथ विविध प्रकार के धार्मिक, बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियों संबंधी अधिकार की भी इसमें बातें कही गई हैं। इन सब के अतिरिक्त जो चौथा जिनेवा कन्वेंशन है वह मुख्य रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में नागरिकों की रक्षा करने पर बल देता है, जिसको और बेहतर बनाया गया है 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल के
के साथ जो युद्ध के दौरान आबादी की सुरक्षा करने के साथ ही युद्धरत व्यक्तियों की स्थिति और उस क्षेत्र विशेष में विदेशियों की स्थिति के बीच अंतर करने पर भी बल देता है। इसके तहत आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह सम्मेलन नागरिक आबादी के साथ साथ कब्जे वाली शक्तियों के दायित्वों को भी बताता है और कब्जे वाले क्षेत्र में आबादी के लिए मानवीय राहत किस प्रकार से दी जाएगी इसके संदर्भ में भी विस्तृत प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। जिनेवा सम्मेलनों के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि इसको संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के साथ 196 देशों के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जबकि इससे संबंधित 3 प्रोटोकॉल को क्रमशः 174, 169 और 79 देशों के द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2019 में रूस ने प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद 19 के तहत अपनी घोषणा को वापस ले लिया था और इस घोषणा को वापस लिए जाने से रूस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट फाइंडिंग मिशन यानी तथ्य खोज मिशन के द्वारा रूस तक पहुंच से इनकार कर सकता है, जो संभावित रूप से मॉस्को को जिनेवा कन्वेंशन मानकों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिनेवा सम्मेलनों के 4 सम्मेलन और पहले 2 प्रोटोकॉल की पुष्टि सोवियत संघ के द्वारा की गई थी, रूस के द्वारा नहीं। इसलिए वर्तमान की रूसी सरकार के द्वारा कन्वेंशन के तहत किसी भी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से अस्वीकार करने का भी जोखिम देखा जा सकता है। पिछले 70 सालों में यह कन्वेंशन कितना सफल रहा है अथवा कितना सफल नहीं रहा है, इसके संदर्भ में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पता होने चाहिए। जैसे कि कन्वेंशन को अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर मानवाधिकारों की वकालत करने वाले समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह उल्लेख किया था कि किस प्रकार से कन्वेंशन को अपनाए जाने के बावजूद वर्तमान में सशस्त्र संघर्षों में नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की घोर अवहेलना देखी जाती है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों की भी संलग्नता है। इसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को भी समय समय पर जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके संदर्भ में बहुत सारे उदाहरणों को भी दिया गया है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा सीरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के द्वारा रक्का पर बमबारी का हवाला दिया है, जिसमें 1600 से अधिक नागरिक मारे गए थे। इसके अतिरिक्त रूसी सेना के द्वारा अलेप्पो और इदलिब में नागरिक बुनियादी ढांचे और जीवन का विनाश भी शोचनीय है, जिससे लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके अलावा हालिया यमन का युद्ध भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां पश्चिम के द्वारा समर्थित सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हजारों नागरिकों को मार डाला है, घायल कर दिया है, जिससे एक पूर्ण मानवीय संकट पैदा होते देखा जा सकता है। यह सभी उदाहरण इस गंभीर तथ्य को रेखांकित करते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन भले ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आदि के फैसलों के द्वारा समर्थित हो, तीसरे पक्ष द्वारा इसे किसी भी संघर्ष के लिए लागू किए जाने के संदर्भ में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद जिनेवा कन्वेंशन का जो महत्व है वह कम नहीं हो जाता है, क्योंकि वह अतीत में संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में प्रभावी साबित हुए हैं और कुछ मामलों में तो आक्रामक लोगों के खिलाफ प्रतिबंध और व्यापार प्रतिबंधों का भी वे कारण बनते देखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध आप जीएस पेपर 2 में आईआर से साथ ही साथ जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे भारत सरकार के एक कार्यक्रम की, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। हाल की खबरों के अनुसार केंद्र सरकार 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत पर्यटकों के लिए चीनी सीमा से लगे गांवों को खोलने जा रही है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अपने बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि किस प्रकार से सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत
उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए कार्य करने जा रही है। जिस समय इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, उस समय वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा विवरण प्रदान नहीं किया था। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार चीन के साथ भारत की सीमा से लगे गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत मूल रूप से आवासीय और पर्यटन केंद्रों का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस प्रोग्राम में सड़क संपर्क में सुधार, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास भी किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा इसमें दूरदर्शन और शिक्षा संबंधी चैनलों की सीधी पहुंच प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ आजीविका के लिए सहायता भी प्रदान की जानी है। कार्यक्रम के तहत न केवल आवास सुविधाओं के उन्नयन से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, अपितु इसके माध्यम से पलायन को रोकने का भी प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत के साथ हिमालय की सीमा पर चीन की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से चीन के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में दोहरे उपयोग के बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया है, जिससे सरकार, सुरक्षा बल आदि में चिंता पैदा होती देखी जा सकती है। दोहरे उपयोग के बुनियादी ढांचे से तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर यह सड़क या गांव आदि के विकास के रूप में दिखाई देता है, किंतु युद्ध आदि होने पर इसका प्रयोग सैन्य रूप में भी किया जा सकता है। मुख्य रूप से 2017 और उसके बाद से चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधि शुरू की है और सीमा पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए तिब्बत आदि क्षेत्रों में सैकड़ों सीमावर्ती गांवों का निर्माण किया है। विशेष रूप से मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद से ही इस नए दोहरे उपयोग वाले हवाई अड्डों आदि के निर्माण में काफी तेजी देखी जा सकती है। इसके तहत चीन के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसे हम जियाओकांग या शियाओकांग कार्यक्रम के नाम से जान सकते हैं, जिसका मतलब होता है बेहतर गांव का कार्यक्रम, जिसके माध्यम से चीन ने न केवल भारत अपितु भूटान के साथ सीमा पर 600 से अधिक बस्तियों का विकास किया है, जिसमें कई बस्तियां तो ऐसी हैं जो दिल्ली और थिम्पू के द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों में अवस्थित की गई हैं। तिब्बतियों को इन गांवों में जाने के लिए मनाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सड़कों का विकास किया है, रेलवे का विकास किया है, साथ ही साथ नए घरों के निर्माण और अन्य प्रकार की बुनियादी ढांचों के विकास पर लगभग $4.5 बिलियन से अधिक का खर्च किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास पर अरबों खर्च करने के अलावा चीन के द्वारा सीमावर्ती गांवों में जाने के लिए तिब्बतियों को आकर्षित करने के लिए $1800 तक की वार्षिक सब्सिडी के साथ अन्य प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहनों को भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त चीन के द्वारा पूर्वी लद्दाख और उत्तरी भूटान में अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के लिए तिब्बत में हिमालय की सीमा के साथ रहने वाले खानाबदोश समुदायों को चरवाहों की तरह नियोजित किया गया है, जिससे खानाबदोशों को बकरी, भेड़ और याक के अपने झुंड के साथ इन क्षेत्रों में बसने के लिए भेजा जाता है, ताकि भविष्य में खानाबदोशों की स्थायी उपस्थिति को साबित करके क्षेत्र पर दावा किया जा सके। इसके अलावा चीन आक्रामक रूप से तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत मुख्य रूप से निंगची क्षेत्र के मेनलिंग में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, जिसके बाद से पर्यटकों के आगमन में काफी तेजी से विकास देखा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो मेनलिंग हवाई अड्डा है वह अरुणाचल के साथ तिब्बत की सीमा से केवल 15 किलोमीटर ही दूर स्थित देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि चीन ने निंगची को लहासा से जोड़ने वाली 450 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया है और इसके माध्यम से निंगची में पर्यटकों की आमद में वृद्धि देखी गई है, जिससे चीन को पर्यटन से ही लगभग $3.5 बिलियन से अधिक की प्राप्ति देखी जा सकती है।
इसके अलावा पर्यटन के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में समय समय पर निवासियों को भी वहां पर कम से कम 1 महीने के लिए रुकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल के वर्षों में 10.5% से अधिक की वार्षिक वृद्धि को देखा जा सकता है। अनुमान तो यहाँ तक कहते हैं कि आगे आने वाले सालों में चीन के जो प्रयास किए जा रहे हैं वह है सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी लोगों की संख्या को 2,40,000 से अधिक तक कर सकते हैं। चीन का यह जो व्यापक प्रोजेक्ट है उसमें तिब्बत में की जाने वाली अवसंरचनागत विकास की भी भूमिका है, जिसके तहत न केवल ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों का निर्माण किया गया है, साथ ही साथ तिब्बत को चीन के अन्य प्रांतों से जोड़ते हुए अनेक हाईवे आदि का भी निर्माण किया गया है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन के इन प्रयासों को काउंटर करने के लिए ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है, जिसके माध्यम से न केवल सीमावर्ती गांवों से शहरों की ओर होने वाले प्रवास को रोका जा सकता है, साथ ही साथ उन क्षेत्र विशेष में पर्यटन का विकास करके वहां जनसंख्या में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर अनेक सीमावर्ती मॉडल गांवों के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वहां पर भी अवसंरचनागत विकास के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की जा सके। जब हम इन प्रयासों को भारत के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए अन्य अवसंरचनागत विकास प्रयासों से जोड़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत अब वास्तव में चीन के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में किए जाने वाले अवसंरचनागत विकास का वास्तविक जवाब देने के लिए तत्पर हो गया है। हालांकि यह भविष्य में ही देखने वाली बात होगी कि इसके परिणाम किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग की। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा 12 मार्च 2022 के डेली क्विज के फैक्ट ऑफ द डे में भी इसकी चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग के संदर्भ में एक नवीन घटनाक्रम यह देखा गया है कि हाल ही में पाकिस्तान ने एक मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग के बारे में भारत द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया है और इस पूरे मामले में तथ्यों को सही ढंग से स्थापित करने के लिए एक संयुक्त जांच की मांग कर दी है। पाकिस्तान के अनुसार यह घटना रणनीतिक हथियारों के भारतीय संचालन में एक गंभीर प्रकृति के साथ कई खामियों, तकनीकी खामियों का संकेत करती है, जिसकी संयुक्त जांच की जानी चाहिए। हाल ही में भारत ने स्वीकार किया कि तकनीकी खराबी के कारण एक मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग पाकिस्तान में हुई, जिसके बारे में पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि वह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में 124 किलोमीटर गहराई तक फायर हुई है। इस पूरी घटना पर खेद व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह संतोष की बात है कि दुर्घटना के कारण किसी की जान नहीं गई और इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया था। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने दावा किया कि मिसाइल शुरू में भारत के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की ओर जा रही थी, लेकिन लगभग 70 से 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उसने समान ऊंचाई और गति बनाए रखते हुए दिशा को बदल दिया और वह पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ते देखी गई। इस पूरे मामले में संभवतः अब भारत के द्वारा भी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी, जिससे आगे चलकर मामला और जटिल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आप जोड़ सकते हैं। इसे आप जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे बच्चों पर कोरोना वायरस के प्रभाव की। हाल ही में 108 प्रतिभागियों, जिसमें 57 बच्चे, 51 वयस्क शामिल हुए, इनसे जुड़े एक छोटे से अध्ययन में पाया गया कि वयस्कों की तुलना में बच्चों के एक उच्च अनुपात ने कोरोना वायरस संक्रमण के जवाब में एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं किया। बच्चों में एंटीबॉडी की कमी विशेष रूप से गंभीर हो जाती है, क्योंकि वयस्कों और बच्चों दोनों में लगभग समान वायरल लोड देखा गया था। यह जो अध्ययन है वह 10 मई से 28 अक्टूबर 2020 के बीच रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेलबर्न
ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और इस अध्ययन ने वायरस के वुहान स्ट्रेन से संक्रमित होने पर वयस्कों और बच्चों की एंटीबॉडी बनाने की क्षमता को देखा था। उक्त अध्ययन हालांकि यह बताने में सक्षम नहीं है कि यदि बच्चे डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित होते हैं तो उनके द्वारा किस प्रकार की विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। अध्ययन ने कोरोना से संक्रमित बच्चों और वयस्कों को भर्ती किया और वायरस का पता लगाने के लिए गले और नाक से नमूने एकत्र किए गए, जबकि परिणाम एक नेटवर्क ओपन पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि हल्के कोविड-19 वाले रोगियों में बच्चों में समान वायरल लोड होने के बावजूद वयस्कों की तुलना में सेरोकोन्वर्जन यानी कोरोना संक्रमण के जवाब में एंटीबॉडी का उत्पादन किए जाने की संभावना कम हो सकती है। इस खोज का बच्चों में कोरोना संक्रमण के बाद भविष्य की सुरक्षा और बच्चों को शामिल करने वाले सीरो सर्वे की व्याख्या के लिए निहितार्थ देखा जा सकता है। संक्रमित होने के बावजूद 34 बच्चों में एंटीबॉडी विकसित नहीं होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चों में वयस्कों की तुलना में संक्रमण के लिए मजबूत और तेज प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह होगा कि बच्चे वायरस को इतनी जल्दी साफ करने में सक्षम होते हैं कि वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन बच्चों को पुनः संक्रमण से बचाया जाएगा या नहीं। इस प्रकार से इस स्टडी का आगे समुदाय में कोरोना के संचरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज इन फ्रेम पेज पर दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में कला और संस्कृति से आप जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से असम के कार्बी आंगलोंग जिले में बनी झाड़ू की। सामान्य जीवन में हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली झाड़ू से संबंधित घास का एक बड़ा हिस्सा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में उगाया जाता है। असम राज्य की पहाड़ियों में यह झाड़ू घास, जिसे तकनीकी रूप से थिस्नोलेना मैक्सिमा कहा जाता है, वह सबसे व्यापक रूप से खेती की जाने वाली नकदी फसल के रूप में उभरी है। आमतौर पर इसे झाड़ू के रूप में जाना जाता है और यह झूम पड़ती मौसम में तिवा, कार्बी और खासी समुदाय के लोगों द्वारा मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसका उपयोग झाड़ू बनाने के लिए किया जाता है। यह शुष्क अवधि के दौरान ईंधन और चारा भी प्रदान करता है और इस रूप में कार्बी आंगलोंग भारत में झाड़ू का सबसे बड़ा उत्पादक है। झाड़ू घास की खेती तुलनात्मक रूप से आसान है और इसके लिए केवल छोटे वित्तीय आदानों यानी इनपुट्स की ही आवश्यकता होती है। इसे सीमांत भूमि, बंजर भूमि और झूम पड़ती भूमि में भी उगाया जा सकता है। साथ ही यह रेतीली दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी की एक विस्तृत श्रृंखला पर अच्छी तरीके से उग सकता है। इसका रोपण बीज या प्रकंद के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही इसकी कटाई फरवरी से शुरू होती है, मार्च के अंत तक जारी रहती है और लगभग 90% उपज मार्च और अप्रैल के दौरान बेची जाती है। बाकी का उपयोग किसानों के द्वारा खुद कर लिया जाता है। इस प्रकार से झाड़ू घास की खेती में स्थानीय रोजगार पैदा करने की क्षमता है और इसका प्रयोग ग्रामीणों के द्वारा आय बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह व्यवसाय में असमिया परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आसपास के मेघालय के व्यापारी फसल के मौसम के बाद गांव में आते हैं और उसके बाद मेघालय से झाड़ू पूरे देश में बांटी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जिनेवा सम्मेलनों पर एक टिप्पणी लिखिए और इसकी सफलता का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, चीन के साथ सीमा पर दूरस्थ बस्तियों में सामाजिक और वित्तीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत को भारत के लिए महत्वपूर्ण हित के रूप में देखा जा सकता है। चर्चा करें। 250 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप जिनेवा सम्मेलन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप जिनेवा सम्मेलनों की व्याख्या करेंगे। हालिया रूस यूक्रेन संघर्ष में इन
चीन के महत्व को स्पष्ट करेंगे और जिनेवा सम्मेलनों की सफलता की कुछ सीमाओं को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। विशेषकर चीन के सीमा कार्यक्रमों के दृष्टिकोण से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्पष्ट करेंगे और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण आंकड़े अथवा तथ्यों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।